अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। पीटीआई की यह कोशिश है कि वो मुज़ाकरात के जरिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिबात को मनवा सके। कल हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, लेकिन ये चहमगोइयाँ भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ के पसे पर्दा भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैकडोर राब्तों के जरिए हल निकालने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है और वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि इस हवाले से बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पुल का किरदार अदा कर रही है। यही वजह है कि कल भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी में एक तवील मीटिंग हुई। और बानी पीटीआई की मीटिंग्स के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हैं। जब बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में बरी किया गया तो तब से ये कयास आराइयाँ की जाने लगी कि किसी डील के नतीजे में ही बुशरा बीबी को रिहा किया गया है। अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई मुक्तदरा से राब्ते में है। अगर इस बात में सदाकत है तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक इन बैकडोर राब्तों का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि बानी पीटीआई अपने मुतालिबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट की मशरूत पेशकश की जा रही है कि वो हुकूमत को चलने दे, फिर उस सूरत में बानी पीटीआई को सियासी गुंजाइश देने के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। लेकिन बानी पीटीआई इस शर्त को मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। जाहिर है ऐसा करने से उनकी डील करने का तासुर उनके हामियों में जाएगा। यही वजह है कि बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में एक डेडलॉक की कैफियत है और यही वजह है कि यह तासुर उभर रहा है कि इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए इस्टेब्लिशमेंट बानी पीटीआई पर अपने दबाव को बढ़ाना चाहती है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी 4 रोज़ में आने वाला है। इसके अलावा फैज़ हमीद जो फ़ौज की तहवील में है, जिसकी वजह से 9 मई केसेस में बानी पीटीआई की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस हवाले से DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी साफ जाहिर है कि पाक फ़ौज चाहती है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को सजाएं दिलवाई जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई पर पंजाब में कितने मुकदमा दर्ज हैं, इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराई गई। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 59 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें 26 मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के 18 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी दरखास्तें जमानत मंजूर हो चुकी है, जबकि बानी पीटीआई को 2 मुकदमात में बेगुनाह करार दिया जा चुका है। पंजाब की हदूद में दर्ज कुल 59 मुकदमात में से 21 मुकदमात में बानी पीटीआई FIRs में नामजद है। इसके अलावा 38 मुकदमात में बानी पीटीआई को सप्लीमेंट्री बयान के बाद नामजद किया गया, जबकि बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज 9 मुकदमात में तफ्तीशी मुकम्मल नहीं हो सकी। अब कहने का मकसद यह है कि 9 मई पर बानी पीटीआई के गिरद हिसार को तंग किया जा रहा है, यानी एक तरह से बानी पीटीआई को पैगाम दिया जा रहा है कि वो एक कदम पीछे नहीं हटते तो इस सूरत में उनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई भी दबाव डाल रही है कि वो किसी सूरत अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अगर मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया गया तो हम तहरीक के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में तासुर है कि वो ताकत और हलकों के करीब है, वो मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में एक बार फिर हुकूमत को ललकार रहे हैं। यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अगर मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया गया तो मज़ाहमत की सियासत का फिर से आगाज़ कर दिया जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ फिर से मज़ाहमती सियासत को अपनाती है तो उनकी सियासी गुंजाइश कम हो सकती है और इस्टेब्लिशमेंट साफ साफ ये पैगाम दे रही है। जबकि राना सनाउल्लाह पीटीआई को यह पेशकश कर रहे हैं कि 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात में एहतजाज के तरीकों पर इत्तफाक कर लेना चाहिए, तय कर लेनी चाहिए कि इससे आगे लाइन क्रॉस नहीं हो। अब कल हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है। पसे पर्दा मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो ही हुकूमत और पीटीआई में जारी सर जंग खत्म होगी। हम बात यह है कि हुकूमत को भी अंदर ही अंदर यह खदशा है कि अगर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में कशीदगी कम हो गई तो हुकूमत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने के इजलास में मानी खेज गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारे और हुकूमत इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं और इस तरह का ताउन मैंने तारीख में कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे बहुत वसवसे हैं। मैं दुआ गो हूँ ये ताउन ताक़यामत ऐसे ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी, मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे कि कौमें तभी बनती हैं कि इत्तेहाद और इत्तफाक से कौमें बनती हैं। ये उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब था जो वज़ीर आज़म फरमा रहे थे। वज़ीर आज़म को क्या वसवसे लाहक है इस पर हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये कहिएगा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल से शुरू होने जा रहा है, क्या चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो वेट कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रेहान। देखिए रेहान, इस पर अभी हमारा एक मुशावरती इजलास होगा और होपफुली उसमें हम जो हमारा चार्टर है या जो हमारी डिमांड्स हैं या जो आप एजेंडा पॉइंट्स कह लें, इनको जो मर्जी नाम दे दें, वो होपफुली आज इंशाल्लाह शाम तक जो है फाइनलाइज रात तक हो जाएंगी जी। नहीं, और उसके लिए हमारी वो जो 2 पॉइंट एजेंडा है उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। देखिए, 2 चीज़ें तो बिल्कुल अंडरस्टूड हैं
नंबर वन ये कि इनोसेंट प्रिजनर्स जो हैं, जो बेगुनाह असीरान हैं, उनकी रिहाई का मामला हो। और नंबर टू जो है आपकी जितना भी ये 26 मई और 9 मई से रिलेटेड जो भी जुडिशल कमीशन की बात है वो तो अभी तक बिल्कुल अटल है। बाकी ये है कि जो चीज़ें साथ देखा जाएगा फ्लेक्सिबल क्या होंगी क्या नहीं होंगी। इसके अलावा भी आपको पता है हमारे एजेंडा में चीज़ें हैं जिनमें सबसे प्रायोरिटी पे जो है वो इनके अलावा जो है वो मैंडेट चोरी है। मैंडेट जो सब खून मारा गया, हम लोग जीत के इलेक्शन बाहर बैठे हुए हैं 50-50 हज़ार वोटों से, और इसी तरह और भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन इनिशियली जो है मैंडेट चोरी का इल्जाम तो आप इस हुकूमत पे लगाते हो, इस हुकूमत को कहते हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। इस हुकूमत की लेजिटिमेसी तब है जब ये हुकूमत खड़ी रहे। फॉर्म 47 की या मैंडेट चोर कहेंगे और उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे होंगे, तो आपको लगता है कि मुतालिबात मंजूर हो सकेंगे? देखें रेहान, मुतालबात मंजूर होने या ना होने की बात की है, पहले मुज़ाकरात शुरू होने की बात है। अब बात यह है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हो, फॉर्म 45 की गवर्नमेंट हो, जो क्योंकि सिटिंग पावर कॉरिडोर्स में तो ये लोग बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट में। और वैसे तो गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव आज से 6 महीने साल पहले ले लेना चाहिए था, इनके राइट आफ्टर द इलेक्शन, जब इनको पता चल गया कि ये लोग इनकी ना लीगल अथेंटिटी है कोई, ना इनकी कोई इखलाकी जवाज़ है इनके पास, इवन एंड अदरवाइज ये बैठे हुए हैं। तो अगर ये लोग बाशऊर होते, बाअक्ल होते और पोलिटिकल वर्कर होते तो इनको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो है वो जो पावर कॉरिडोर्स में हुकूमतें बैठी होती हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं। नहीं, लेकिन अली बुखारी साहब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, इनकी लेजिटिमेसी नहीं है, और इन्हीं से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये खुला तजाद नहीं है? देखें, बिल्कुल खुला तजाद नहीं है। बात यह है कि हम किससे मुज़ाकरात करें, आप बता दें हमें। अगर हम कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे तो उसके बाद कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ नहीं सकती, उनसे मुज़ाकरात कैसे करेंगे। अगर हम इन इलीगल लोगों को कहीं मुज़ाकरात की बात करते हैं जो बगैर किसी उसके मैंडेट के बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे इनको मैंडेट आप नहीं मानते। अब यही मेरा सवाल है ना सर, अब यही वो है ना, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? तो फिर मान लें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? माने कि फिर वो वज़ीर आज़म है, उनकी लेजिटिमेसी को माने आप। नहीं, बात यह है कि हमारा एक इशू है ना, हमने इशू रिजॉल्व करना है या हमने इशू को मजीद आगे लेके जाना है। अगर हम नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं मानते हो, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 17 सीटों पे जीत के आए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोगों को पता है, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को पता है, इंटरनेशनल दुनिया को पता है। लेकिन आपने बैठा दिए वहां पर, अब वो बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म कौन है पाकिस्तान का? ऑन बुक जो है बैठा हुआ है अभी शहबाज शरीफ साहब। तो हम किससे बात करें जाके? फिर उनके साथ बात ना करें, अब सवाल कैबिनेट से ना बात करें, अली बुखारी साहब सवाल यही है, कमीशन से बात ना करें तो किससे करें? सर, क्या पैरेलल मुज़ाकरात हो रहे हैं? यानी ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि हुकूमत के साथ एंगेज कर रही है पीटीआई, लेकिन क्या कोई बैकडोर जो एंगेजमेंट है वो भी हो रही है? देखें यार, बात यह है कि मैं अपना ज़ाती आपको एक राय बताऊं, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और इमरान खान साहब के साथ मेरी सियासत शुरू हुई है और पिछले बड़े अरसे से मैं इमरान खान साहब के साथ हूं। इमरान खान साहब बैक डोर पॉलिटिक्स के कायल ही नहीं हैं, इमरान खान फ्रंट डोर पॉलिटिक्स के कायल हैं। यही वजह है कि हम हमेशा कहते हैं कि बैक डोर जो है पॉलिटिक्स नहीं होती, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। फ्रंट डोर से ये हमेशा बात होती है और जो बातें हैं जो हमारे लीडर इमरान खान साहब ने कही, जो जेल में कहीं, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, आपके सामने रखे हुए हूँ, वही बात हमारी इन रिटर्न जाती है। अगर उस पर हमारी मुशावरत हो जाती है आज रात को और ये चीज़ तय हो जाती है कि हमने जो भी एजेंडा पॉइंट्स है वो इन रिटन शक्ल में देने हैं, एक पेपर की शक्ल में देने हैं, तो अगर वो हो जाती है तो उसमें वही चीज़ आएगी जो इमरान खान साहब ने कही। सो बैकडोर डिप्लोमेसी, जिसको मैं कहता हूँ बैकडोर कॉन्स्पिरेसी की बात तो है ही नहीं, ये तो फ्रंट डोर, क्योंकि हम तो हैं ही फ्रंट डोर प्लेयर, हम तो हैं ही फ्रंट डोर। लेकिन एक तासुर है ना कि जो बैकडोर नेगोशिएशंस है या एंगेजमेंट है वो इमरान खान नहीं बल्कि बुशरा बीबी कर रही है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है और गलत तासुर है। अगर बुशरा बीबी कर रही होती तो वो बेचारी 10 महीने जो है जेल काट के ना आती। यहाँ पर तो 1.5 से 2 महीने काटे आपकी मरियम नवाज ने और वो एक लीडर बन गई और CM बन के बैठी हुई है। फरियाद तारपुर साहबा जो पॉलिटिकल औरत थी, जिन्होंने 2 सूबे चलाए, अपना सूबा चलाया, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर उनका बहुत बड़ा हिस्सा था, उन्होंने 1.5 से 2 महीने जेल काटे, वो भी लीडर बन के बैठी हुई हैं। बुशरा बीबी ने तो कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, कोई चीज़ नहीं की और वो इसके बावजूद 10 महीने जेल काट के आ चुकी हैं। और ऑब्वियसली देखें, आप अगर इस तरह आप लेके चलते हैं तो अब मैं अगर ये कहूँ कि कुलसूम नवाज साहबा, जब नवाज शरीफ साहब पे बुरा टाइम आया, मार्शल लॉ का दौर आया, परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर की चीज़ें, तो कुलसूम नवाज साहबा फ्रंट पे आई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो आई फ्रंट में, उन्होंने फ्रंट पे लीड की चीज़ें। लीड करने के बाद जब नवाज शरीफ साहब ईजी हुए, रिलैक्स हुए, तो वो बैक पीछे चलेगी। सो अगर बुशरा बीबी अभी आती हैं आगे फ्रंट पे और वो इमरान खान साहब के, हमारी पार्टी की मुश्किलात के अंदर वो अगर आगे लेकर आती हैं और इमरान खान साहब की मर्जी से आती हैं,
तो ऑब्वियसली जो है उसके हमारी लीडरशिप की मशावरत होगी, हमारी इमरान खान साहब की मशावरत होगी, उसके बाद आएगा डिप्लोमेसी जिसको आप कहते हैं ना, बैकडोर डिप्लोमेसी। इसका इन सारी चीज़ों से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। आपने देखा कि आज कल जो है कोर्ट्स के तरफ से जो है हमारे साबका सीएम जीबी को भी सज़ा होगी, इससे पहले भी लोगों को सज़ा होगी। अगर बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती भाई तो ऐसे तो ना होता ना। सो ये तो एक सीधा सीधा सा बात है कि जी हम तो कल 2 तारीख है, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सीरियस हुई और गवर्नमेंट इस काबिल हुई कि वो कुछ कर सके, वो कुछ डिलीवर कर सके, तो ऑब्वियसली फिर आगे चीजें चलेंगी। आप ये समझते हैं कि कल पता चल जाएगा, कंक्लूसिव होगा, लेकिन 31 जनवरी तक की जो कट ऑफ लाइन है मुज़ाकरात की वो आपने दी हुई है। आप इस हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत कहेगी कि हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, हम फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, मैंडेट आपका है, ये प्लेट है और प्लेट में रख के मैंडेट हम आपको देते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके अंडर ट्रायल कैदी हो, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट बानी पीटीआई इमरान खान साहब, इमरान खान को रिलीज कर देगी और फिर 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशियल इंक्वायरी बना देगी? इज दिस व्हाट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट सर? देखें रेहान, इफ़ यू वांट मी टू ऑनेस्ट अबाउट इट ना, तो हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टू लूज नाउ। आपने हमें मारा, आपने हमारा मैंडेट खींच लिया, हमारे लोगों को जेल में फेंक दिया, पार्टी तोड़ दी, लोगों का माल, इज्जत, नामूस, हर चीज़ दो पे लग गई। अब और मारोगे तो क्या होगा? लोगों को गोलियां मार के आपने शहीद कर दिया, इसके बाद क्या रह गया? तो हम लोग मार खाते आ रहे हैं, हम तो चले जाएंगे। गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए, तो वो अगर हमें दोबारा बर्दाश्त कर सकती है बाय रोड्स के ऊपर, ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। अगर दोबारा वो लाशें बिछा सकती है और इतनी कैपेबल है, वो दोबारा वजन उठा सकती है, 9 मई का वाकया भी सामने आ जाएगा, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आपका 26 मई वाला भी बाहर आ जाएगा। आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आ जाएगा, साल बाद, 2 साल बाद आ जाएगा, 40 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो का केस भी पता चल गया कि मर्डर था, वो जुडिशियल मर्डर कहा गया उसको, जबकि सारी दुनिया को पहले भी पता था। ये चीज़ें छुप तो सकती नहीं है, ये चीज़ें सामने तो आनी है, बेनकाब तो होनी है। आप इनको जितना मर्जी पर्दा डालें, ये कभी छुप नहीं सकेंगी। सो बात यह है कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो तो इस मरहले से गुजरे ही नहीं। और जब खाली फॉर्म 45 पे ही आके उनकी सुई अटक जाए और ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया, तो दे विल डाई देयर ओन एंड नेचुरल डेथ। अली बुखारी साहब, लास्ट है कि उन्होंने अपने आप को बचाना है। क्या आपको को रीच आउट कर रहा है, को मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है, यानी जो पसे पर्दा अप्रोच करने की कोशिश पीटीआई को की जा रही है? देखें, मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ जी। पसे पर्दा वाली बात इमरान खान साहब से कम मैं तो भी नहीं करता हूँ ना। उनकी जितनी तारीख गुजरी, एज गुजरी, तारीख गुजरी, उनकी स्पोर्ट्समैनशिप से लेके उनके पॉलिटिकल कैरियर तक, प्राइम मिनिस्टर साहबशिप से लेके जेल की तारीखियों तक, तो इमरान खान साहब तो सीधी बात सामने आके करते हैं और यही उनकी क्वालिटी है, इसी वजह से वो सबसे मशहूर तरीन लीडर हैं। सो ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई किसी किस्म का कोई बीच में ऐसा रोल प्ले हो रहा है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो ऐसी कोई चीज़ है जिसको कोई एक कुशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सीरियसनेस इसमें अपनी शो करनी पड़ेगी और उन्होंने अपने आप को भी बचाना है ऑब्वियसली, और पाकिस्तान को भी आगे लेके जाना है। और पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं जा सकता कि अगर आपके पास मैंडेट भी नहीं है, आपको पॉपुलैरिटी भी नहीं है, आप मुल्क को आगे भी लेके नहीं जा सक रहे। आप पिछले 2022 के बाद तो आप बैठे हुए हैं और बीच में 3-3.5 साल की हमारी हुकूमत निकाल दें, पिछले 40 साल भी इन्होंने किए हैं ऑब्वियसली, वन आफ्टर अनदर। और बीच में से कुछ अर्सा जो है वो आपकी फौजी अमरीत का दौर गुजरा है। तो इन्होंने अगर डिलीवर करना होता तो पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचता ही ना। ये तो इनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, हर चीज़ सामने भी आ चुकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ कल से हो रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ वसवसों का शिकार है। वो इदारों से लेकर अपने ताल्लुकात को मिसाली भी करार देते हैं, लेकिन कुछ वसवसे हैं जो उनको लाहक है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत सैयद कौसर काज़मी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कौसर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वो क्या वसवसे हैं जिनका इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे ख्याल में तो कोई इस तरह की बात नहीं की वज़ीर आज़म साहब ने जिससे ये तासुर दिया जाए कि खुदा न खास्ता कोई वसवसे हैं, बल्कि खुल के इजहार किया उन्होंने जो इदारों का किरदार रहा। मैं कौसर काज़मी साहब सुनवा देता हूं आपको, मैं सुनवा देता हूं, वो साउंड चलवाइए जी, प्रोड्यूसर चलाए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे कि कौमें तभी बनती हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौमें बनती हैं। जी कौसर काज़मी साहब, मुझे बड़े वसवसे हैं, ये क्या वसवसे हैं सर? देखें, पहले उन्होंने कहा जी तारीख में ऐसा नहीं हुआ जिस तरह अब एक पेज पे तमाम इदारे काम कर रहे हैं मुल्क के लिए। वसवसों की जहां तक मुझे समझ आई है, जहां आपने जो इसकी तशरीह की है, देखें सहूलतकारी का जो मामला चल रहा था पिछले एक लंबे अरसे से,
18 के बाद ऑनवर्ड जिस तरीके से आपने देखा कि अदलिया में कुछ सहूलतकार बैठे हुए थे, वो सिलसिला शायद उस हवाले से कोई इशारा हुआ हो, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से अब तो 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद तो वो वसवसे खत्म हो जाने चाहिए सर, अगर अदलिया की तरफ इशारा है तो। देखें और किस जानिब इशारा हो सकता है जी। बाकी जिस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और खासकर फौज के हवाले से वज़ीर आज़म ने बात की कल के, बताया उनको कि अपने खून से आप पारी की जा रही है, हर लिहाज से ये सिक्योरिटी हो, करप्शन का नासूर, जिस तरीके से स्मगलिंग का हवाला दिया उन्होंने, तो उस जानिब तो बिल्कुल इशारा हो नहीं सकता जिस जानिब आप सोच रहे हैं। ये वसवसे इसलिए भी तो हो सकते हैं उस जानिब को लेकर कि इन दिनों मुज़ाकरात जारी हैं और कहीं हुकूमत को ये वसवसा लाहक तो नहीं है कि मुक्तदरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात बेहतर ना हो जाए। देखें बड़ा जबरदस्त तरीके से एक मिसाल सामने आई, खासकर फौज के इदारे की अगर मिसाल दी जाए तो उन्होंने अपने इदारे के अंदर खुद एहतसाबी के तहत एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 जर्नैल, 7 ब्रिगेडियर को सजा दी जिन पे ये इल्जाम था कि सियासी नोयत के उनकी कोई मसरूफियात थी, तो उनको हटाया गया। ये तो बिल्कुल हमारे सामने है। अगर अपने लोगों पे वो रहम नहीं कर रहे, नज्म ज़ब्त की पाबंदी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में किसी ऐसे शख्स को वहां से रियायत नहीं मिलनी, खसूसन साना 9 मई को लेकर, तो मेरे ख्याल में ये वसवसा किसी भी पाकिस्तानी को हो नहीं सकता कि किसी को इस मामले में जरा सी भी रियायत मिल सकती है। अभी जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है एक कोर्ट मार्शल के चिल्ले में, जो इनका सबसे बड़ा मुवक्किल होता था, जो हर तरह की खबरें इन तक बहाम पहुंचाता था, जो मेरी जाती इतलात भी है और आपको भी शायद सब ये जानते हैं कि किस तरीके से सियासत में बेशक हाजिर सर्विस हो या उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो किस तरह उनका सियासी अमल दखल रहा। तो अनकरीब ट्रायल खत्म होने जा रहा है, सजा होने जा रही है, और उस हमें तो ये भी इतलात है कि वो शख्स बड़ी रवानी के साथ बोल रहा है कि कौन कौन उसके साथ शामिल हाल था, किस तरीके से 220 टारगेटेड देखिए कौसर काजमी साहब, हमारी इतलात के मुताबिक तो ये कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रही है, इसलिए इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। हुकूमत के पास हो सकता है कोई इतलात हो, क्योंकि फौज का इंटरनल मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रही है। इवन उनके जो लॉयर है वो भी इस पे खुलकर बात नहीं कर रहे कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर मुज़ाकरात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हो, जिसका दूसरा दौर कल से शुरू होने जा रहा है, अगर ये वसवसों के साए तले होंगे तो क्या कंक्लूसिव हो सकेंगे, नतीजा खेज साबित होंगे? वसवसा यही तो वसवसा है ना कि 7 जब लोगों की कमेटी बनती है तो उन 7 अफराद के मुख्तलिफ बयानात आते हैं। एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानब ये इदारों पर हमला आवर है, जो इनके बाहर लोग बैठे हुए हैं वो सिविल नाफरमानी को जो है उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और साथ जो तरसीलात ज़र हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो वसवसा बिल्कुल हमें है कि इनकी मुकम्मल तौर पर गैर संजीदगी है। ये टोला चाहता नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मुस्तहकम हो। जिस तरीके से उड़ान पाकिस्तान के हवाले से ये हम एक मंसूबा लेके आए और दरामदात में इजाफा हो रहा है, ये सारी चीजें इनसे हजम नहीं हो रही। चाहे वो SCO, दीगर जो मामलात हों, हेड ऑफ स्टेट्स हों, जब भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता है ये इंतशारी टोला उसको कबूल नहीं करता। तो ये वसवसा तो बिल्कुल वज़ीर आज़म को भी हो सकता है कि ये जो मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठे हैं, शायद ये जो कल एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड लेके आ रहे हैं, तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात होते हैं जी, जिसमें वाज़े तौर पर आप कसूरवार हैं। आपकी इंतशारी सियासत 2024 देख लेना, आगाज होता है जनवरी के अंदर, तो अमेरिकन मुखालिफ बयानिया आ जाता है इनका, अमेरिका पे इल्जाम तराशी की जाती है, AI की मदद से वीडियोस बना के इमरान खान का बयानिया बनाया जाता है, फिर फैब के अंदर 180 सीटों का झूठ बोला जाता है, फिर इसी तरह तो फिर देखें ना कौसर काज़मी साहब, मुज़ाकरात के लिए तो एतमाद साजी की फजा होती है, को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, लेकिन इस बद एतमादी की फजा में मुज़ाकरात कैसे चलेंगे और कामयाब हो जाएंगे? इससे तो फिर हम ये समझिए कि मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज है। बद एतमादी किस जानब से हो रही है जी? हमने तो हमेशा मुज़ाकरात को अहमियत दी है, चाहे वो मिसाक मैशियत हो या उससे हट के। जब भी हमने इनको बुलाया इनकी तरफ से नेगेटिव रिस्पांस था, इन्होंने कभी उस पर लबैक नहीं कहा। इवन जो फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इनका रवैया क्या था। तो हमेशा ये रियासत पे चढ़ाई करते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पारा चनार की जो सिचुएशन थी, जिस दिन वहां पे सैकड़ों लाशें गिरी, इनका रुख इस्लामाबाद की तरफ था। ये तो अपने सूबे में इनकी संजीदगी का ये आलम है, तो उनके हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से किस तरीके से इन पे यकीन किया जा सकता है? लेकिन कोई मिनिमम, किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पे कंसेंसस तो होना चाहिए। शुरू दिन से हम ये कह रहे हैं वो कुछ तो हो कि जिसके ऊपर कोई कंसेंसस करके उठा जाए। ये तो नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम हो तो फिर तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने के मुतरातिफ है। तो इनका मुतालबा सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से बानी तहरीक इंतशार को छोड़ दिया जाए। वो क्या हुकूमत के बस में है?
अदालतों से सजाएं मिलती हैं, वहां से ही आपको अगर कोई रिलीफ मिलनी है, कोई आपको जजा मिलनी है, जो आप सोच रहे हैं वो अदालतों के जरिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुला के मामले पर दारुल उफ्ता कराची का फतवा ज़ेरे बहस है। फतवे के मुताबिक शौहर की रजामंदी के बगैर लिया गई खुला शरन मोतबर नहीं है और फतवे के मुताबिक अदालत की जानिब से जारी की गई खुला की डिग्री से निकाह ख़त्म नहीं होता। ऐसी सूरत में औरत का दूसरा निकाह नाजायज़ है, यानी शरई एतबार से औरत शौहर की मर्ज़ी के बगैर खुला नहीं ले सकती। अब इस्लामी शरीयत में जहाँ शौहर को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी बीवी को तलाक देकर रिश्ता इज़्दवाज से आज़ाद कर सकते हैं, वहीं बीवी को भी हक़ हासिल है कि अगर उसके लिए शरीयत के अंदर रहते हुए इज़्दवाजी ताल्लुक़ को कायम रखना मुमकिन ना रहे तो वो अपने आप को इस बंधन से आज़ाद कर सके। अब कुरान और हदीस की रोशनी में खुला के अहकाम को देखें तो सनी बे अबी दाऊद 2226, सनी तिरमिज़ी 1186 के मुताबिक औरत के लिए खुला लेना सिर्फ शरई उज़र की सूरत में जायज़ है, बसूरत दीगर शरीयत में इस पर सख्त वईद सुनाई गई है। फिर इसी तरह कुरान की सूरह निसा आयत नंबर 19 के मुताबिक शौहर के लिए जायज़ नहीं है कि वो हक़ महर वापस लेने की गरज से औरत को खुला लेने पर मजबूर करे। फिर सने पे इब्न माजा 2056 के मुताबिक खुला में औरत से हक़ के महर से ज़्यादा मुआवजे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। और फिर सही बुखारी 5276 के मुताबिक अगर शौहर खुला पर राज़ी ना हो तो उस सूरत में काजी को निकाह ख़त्म करने का इख्तियार होगा। खुला किसी भी लफ्ज़ से दिया जाए वो फसख़ निकाह तसव्वुर किया जाएगा, जबकि तलाक तसव्वुर नहीं होगी। शरीयत ने दोनों के अहकाम में फ़र्क किया है। अब कुरान और हदीस की रोशनी में खुला का तसव्वुर वाज़ेह है। अब कानूनी एतबार से औरत किन शराइत पर अपने शौहर से खुला ले सकती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि शौहर 4 साल की मुद्दत से लापता हो या गैर हाजिर हो, शौहर ने 2 साल से बीवी को नानो नफ़का देने में गफलत की हो या इसकी अदायगी ना की हो, शौहर को किसी जुर्म में 7 साल या इससे ज़ायद की कैद की सज़ा हुई हो, शौहर अपनी बीवी पर जिस्मानी तशद्दुद करता हो, शौहर बदनाम ज़िंदगी बसर करता हो, शौहर अपनी बीवी को गैर अखलाकी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर करता हो। अब इन वजूहात की बिना पर बीवी को खुला का कानूनी हक़ हासिल होता है। ये जो फतवा है इस पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर रागिब नईमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये दारुल उफ्ता कराची का एक फतवा है जो खासा अंडर डिस्कशन है, जिसमें कहा गया है कि जो खुला है वो शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं ली जा सकती। क्या ये दुरुस्त अमर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 चीज़ों को ना हम कहीं पे मिक्सअप कर रहे हैं। एक है फस्ख़ निकाह और एक है खुला। अब जी डॉक्टर साहब। जी, जो फस्ख़ निकाह है, जो आपने इल्लतें बयान की हैं, इसकी बुनियाद पे फस्ख़ निकाह किया जाता है, ठीक, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। जबकि खुला जो है वो मियाँ और में बीवी की तरफ से डिमांड की जाती है और शोहर अगर उसकी डिमांड को मान ले, उसके मुतालबे को मान ले और उसे अपने ज़ौजियत से जुदा करना चाहे तो इस अमल को खुला से ताबीर किया जाता है। ठीक। हमारे यहाँ जो आइली कवानीन हैं, इन आइली कवानीन में खुला की बुनियाद पे फस्ख़ निकाह किया जाता है। अगर हम शरीयत की निगाह से देखें तो ये दुरुस्त करार नहीं पाता है। अगर फस्ख़ निकाह करना है तो उसके लिए कानून फस्ख़ निकाह को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि आइली कवानीन के तहत खुला की बुनियाद के ऊपर फस्ख़ निकाह करवाया जाए। अगर मर्द यानी डॉक्टर साहब कथा कलामी के लिए माजरत, यानी फस्ख़ निकाह का मतलब तो ये है ना कि वो रिश्ता इज़्दवाज में रहेगी लेकिन दूसरा निकाह नहीं कर सकती, वो जायज़ नहीं है। नहीं, फस्ख़ निकाह का मतलब ये है कि वो जिस भी शौहर की ज़ौजियत में है उसकी ज़ौजियत से वो अपने आप को आज़ाद करवाना चाहती है, इसे फस्ख़ निकाह कहा जाता है। और खुला भी फस्ख़ निकाह का एक तरीका होता है, लेकिन खुला के अंदर शोहर की रजामंदी जरूरी होती है, जबकि फस्ख़ निकाह में शोहर की रजामंदी जरूरी नहीं है। वो काजी की सवाबदीद है कि वो उनके हालात और मामलात को मुकम्मल तौर पे देखने के बाद फिर ये फैसला कर देता है कि ये मियाँ और बीवी अब शरीयत के दायरे कार में नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनका निकाह ख़त्म कर देना ही बेहतर है। ठीक, यानी जो खुला है उसके लिए शौहर की रजामंदी ज़रूरी है। दारुल उफ्ता कराची का जो फतवा है ये अपनी जगह पर दुरुस्त है, ये कह रहे हैं? जी, अपनी जगह पर दुरुस्त है। और इसमें एक चीज़ बड़ी और अहम है कि इस वक्त जितनी भी अदालतों के अंदर खुला की बुनियाद के ऊपर निकाह ख़त्म किया जा रहा है, हम अक्सर देखने में ये आता है हमें कि इसमें शोहर को इल्म ही नहीं होता और शोहर को पता ही नहीं लगता है कि
मेरे बारे में मेरी बीवी की तरफ से किसी भी किस्म का कोई मुकदमा खुला के हवाले से किया गया है, और उसकी लाइल्मी में ये पूरा का पूरा प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है। देखने में ये आया है। ठीक, अब उसमें दूसरा मामला ये भी है ना सर कि अगर जो शौहर है वो खुला ना देना चाहे बीवी को, या और बीवी बहुत मजबूर हो, तो फिर ऐसे में क्या फिर फस्ख़ निकाह की तरफ जाएगी? देखिए, हाँ, फस्ख़ निकाह की तरफ जाए ना, जब एक दूसरा कानून मौजूद है जिसमें बीवी जो है वो निकाह ख़त्म करवा सकती है, और उसमें सर्टन रीजंस कमोबेश पे 10 के करीब रीजन जिक्र की गई है बाकायदा तौर पे कि उनमें से कोई एक से ज्यादा पाई जाती हो तो बीवी फस्ख़ निकाह का दावा कर सकती है। ठीक, और वो मशरूत है अदालत से, अदालत के फैसले से, कि अदालत अगर फैसला सुना देती है बीवी के हक में तो फिर वो तंसीख निकाह समझी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और खुला के मामले में वो शौहर जो है उसकी इजाजत जरूरी है, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, मैं नहीं कह रहा, शरीयत यही कहती है, हमें हदीस मुबारक यही बयान करती है हमारे सामने कि जब कोई औरत इमिकेबली अपने आप को अपने शोहर की रोजियत से निकालना चाहती है और शोहर भी उस पर राजी हो जाता है, तो शोहर के रजामंदी के साथ इस तरह की अलहदगी के अमल को खुला कहा जाता है। और उसके बाद तो किसी अदालत की कोई डिग्री भी दरकार नहीं है ना डॉक्टर साहब? हाँ, डिग्री भी दरकार नहीं है, बल्कि ये है कि उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल के अंदर जाके शोहर इस बात का ऐलान या इकरार कर देगा कि मैंने इस खुला में हमारा मुकम्मल हो चुका है, और उसके नतीजे में अब हमारा निकाह को ख़त्म कर दिया। ठीक, डॉक्टर साहब बड़ी सराहत के साथ आपने वाजे कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन ज़ियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी क्लैरिटी आ गई इस मामले के ऊपर जिस पे सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रही है। यानी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खुला का जो है मामला मुख्तलिफ है और फस्ख़ निकाह जो है ये मामला मुख्तलिफ है, और दो मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं, और इनके हवाले से अपनी अपनी ज़ाहिर है जो कॉन्टेक्स्ट है वो दरकार है दोनों के लिए। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है, महंगाई कंट्रोल में है, मुल्क में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ रहे हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि उड़ान पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम देगा। वज़ीर आज़म ने क्या गुफ्तगू की, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। टेक ऑफ करना है, ग्रोथ सेक्टर में इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। तेल की जो स्मगलिंग है उसमें भी काफ़ी रिडक्शन हुई है, और उसके जो इशारे हमारे पास हैं कि हमारी यहाँ पर ऑफिशियल कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई, रिलीज जो है आपकी वो रेमिटेंसेस वो तकरीबन $15 अरब हैं, और अगर यही रफ्तार रही तो साल पूरे होने पर $35 अरब की ये हो जाएगी, जो कि तारीख में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फज़ल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकोनॉमी में लाने में कामयाब हो गए। अब वज़ीर आज़म ने बरामदात बढ़ाने की बात की है, लेकिन IMF के आदाद-ओ-शुमार तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। IMF ने 5 साल में पाकिस्तानी बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ने की हुकूमती दावे की नफ़ी करते हुए 5 साल में पाकिस्तानी बरामदात सालाना $42 अरब $93 करोड़ तक पहुँचने का तखमीना लगाया है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में पाकिस्तानी बरामदात का तखमीना $34 अरब $21 करोड़ $70 लाख है, जबकि माली साल 26-27 में पाकिस्तानी बरामदात $36 अरब $98 करोड़ रहने का इम्कान है। IMF ने माली साल 2027-28 के लिए पाकिस्तानी बरामदात का हजम $39 अरब $81 करोड़ $20 लाख रहने का तखमीना लगाया, जबकि माली साल 2028-29 में पाकिस्तानी बरामदात $42 अरब $93 करोड़ रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी बरामदात का 5 साल का तखमीना IMF की हालिया रिपोर्ट का हिस्सा है। अब इसी तरह हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करने के लिए, टैक्स चोरों को नेट में लाने के लिए इकदाम तो कर रही है, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत टैक्स वसूलियों में भी नाकाम नजर आ रही है। पाकिस्तान 60 खरब रुपए के महसूलात जमा करने की IMF की बुनियादी शर्त पूरी करने में नाकाम रहा है। पहली छमाही में मजमूई वसूलियों का हदफ से ज़्यादा 386 अरब रुपए कम रही है। इस दौरान हुकूमत ताजर 2 स्कीम के तहत 23.4 अरब रुपए जमा करने का IMF का हदफ हासिल करने में भी नाकाम रही है, और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक छमाही के 60.09 खरब हदफ के बरक्स FBR ने दिसंबर तक 56.23 खरब टैक्स जमा किया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।